डॉक्टर साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि बनारस की इस पवित्र भूमि पर साई मेडिसिटी का स्थापित होना आपके लिए क्या मायने रखता है, और आप अपने पेशे को, अपने मरीजों और उन मरीजों की ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। साई मेडिसिटी हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था। इससे पहले हम लोगों का हॉस्पिटल का नाम साई सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल था। तो इसकी शुरुआत हम दोनों दंपतियों ने की थी 2010 में। तो 7 साल हम लोगों ने श्री साई सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम से इसका संचालन किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसको साई मेडिसिटी फॉर्म बनाया, तब से ये साई मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। एक गांव से उठ के हम लोग यहाँ पे आए। उस वक़्त का जो एजुकेशन था वो बड़ा रिमोट था, रूरल बैकग्राउंड था। तो उससे उठ के फिर हम लोगों ने कंपटीशन फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो वो तो धारणा हमेशा बनी रहती है कि किस बैकग्राउंड से आए हैं, और वो बैकग्राउंड हमेशा याद रहता है। और वो बैकग्राउंड बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड था, और वैसा ही पेशेंट भी हम लोगों को मिले शुरू से। तो हमेशा दिमाग में रहता था कि एक जो हम लोगों का वहाँ पर टैग लिखा हुआ है, उच्चतम चिकित्सा और न्यूनतम खर्च, ये हम लोगों का मोटो है, जिसमें हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू से इस पे काम करते हैं। जब हम एमएस पास करके निकले, एमबीबीएस एमएस किया, एमएस मैंने रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पास करके निकले। तो बनारस हमारे लिए उसी तरह अननोन था जिस तरह आम लोगों के लिए होता है। मैं यहाँ का लोकल नहीं था, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। बनारस मेरे लिए बहुत नई जगह थी, लेकिन लोगों का आशीर्वाद था। हम लोग शुरू में बहुत स्ट्रगल किए और आज इस जगह पे पहुँचे कि हम लोगों का एक 50 बेड का हॉस्पिटल है। घर वाले भी मना कर रहे थे क्योंकि बहुत पुअर बैकग्राउंड था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रहोगे तो सर्वाइव कैसे करोगे। तो बाबा की कृपा थी, अपनी मेहनत थी, लोगों का आशीर्वाद था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ये किया, और आज साई मेडिसिटी जो हम लोग चलाते हैं, जिसमें गरीबों के लिए भी योजना है और बहुत सारे कॉरपोरेट और इंश्योरेंस का भी जो है हम लोगों के पास वो मिला हुआ है। लेकिन इनके अलावा जो भी प्राइवेट भी जो पेशेंट्स होते हैं जो कैश से इलाज कराते हैं, उनमें मेन मोटो हम लोगों का यही रहता है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से संपर्क वाले होते हैं या गरीब होते हैं। तो उसमें यही रहता है कि भाई आप जितना मैक्सिमम हो सके उनको सपोर्ट करो, और इसमें द्रव्य की प्राथमिकता मत करो, दवा की प्राथमिकता करो। साई मेडिसिटी शुरू में हम लोग 20 बेड रखे थे, फिर 30 बेड किए। आज हम लोग का 45 to 50 बेड्स है, और काफ़ी कॉरपोरेट का हम लोगों के साथ टाई अप है। आयुष्मान का टाई अप है। हम जो है लाप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, एंडोस्कोपिस्ट हैं। हमारी मैडम जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा और भी डॉक्टर्स हैं जो ऑन कॉल हैं। हमारे ऑन्को सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यूरो सर्जन हैं। सो इन नटसेल वी आर गिविंग entire medical treatment to the prevalent diseases in near वाराणसी। और यही मेरी सोच है, यही मेरा संचालन है। आपकी सोच न्यूनतम खर्च पर उच्चतम चिकित्सा पर आधारित है, जहां द्रव्य से पहले दवा को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने देखा है कि आपके मरीज समाज के हर वर्ग से हैं, और आप उनसे एक बहुत ही व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। आप अपने मरीजों से उनकी भाषा में संवाद कर उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें शांति, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। अपने इस दृष्टिकोण पर आप और क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं क्यों उन लोगों के जैसा बोल रहा हूँ, इसके भी एक वो है, मेरा इंटरेस्ट है। मैं जब एमएस करके बनारस आया, मैंने आपको बताया कि मेरा जो ब्रिंगिंग अप है वो बड़ा रूरल ब्रिंगिंग अप है। तो मैं हमेशा आई यूज्ड टू टॉक इन भोजपुरी, एंड आई फील सम सॉर्ट ऑफ प्राइडनेस व्हाइल स्पीकिंग इन भोजपुरी। तो आई यूज्ड टू स्पीक इवन इन माय कॉलेज पीरियड, एंड पीपल यूज्ड टू लाफ, नॉट एज ए जोक, बट यस। सो
I thought कि when Bengali speaks, it is a matter of pride. When Tamil speaks, it is a matter of pride. So why not Bhojpuri should be a matter of pride? So I came to Varanasi, and here local language is Bhojpuri. So to create an environment of friendship और टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ जस्ट फैमिली रिलेशन, मैं हमेशा भोजपुरी में पेशेंट से बोलता हूँ, क्योंकि वो इसी एरिया से आते हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनसे जो है उस भाषा में बात करें, ताकि डॉक्टर का जो पहला मरीज़ से कांटेक्ट है वो फॉरेन टाइप का ना लगे, वो डिस्टेंस ना मेंटेन हो। तो उनसे क्लोज अपने को करने के लिए मैं उनसे उसी भाषा में बात करता हूँ जिस भाषा में वो बोलते हैं। Because I got my MBBS from Jamshedpur, so I have some Bengali language also. I did work in Ramakrishna Mission Hospital where there is a Bengali culture, so I some sort of I speak in Bengali also. But majority of people यहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं, and I feel nice while speaking in Bhojpuri. This is the fact. And so many ties of family coming to my hospital. Majority of people are here in Purvanchal area are mediocre or below poverty line. So we have to take care of that, and we should give a proper respect irrespective of which family they belong, because patient is patient, doctor is doctor. Patient feels that doctor is God, but doctor should feel that patient is God, because if there is no patient, there is no doctor. एक वो कहावत है कि अगर कचहरी नहीं रहती तो जज साहब कैसे रहते, कचहरी में क्लाइंट नहीं रहते तो वकील कैसे रहते, उसी तरह मरीज नहीं रहेंगे तो डॉक्टर कैसे रहेंगे। तो डॉक्टर का मरीज का जो रिश्ता है ये बहुत पायस रिश्ता है, बहुत इसको आदमी को मेंटेन करके रखना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ माई रादर आई एम एक्लिमेटाइज्ड माई सेल्फ टू स्पीक लाइक दिस। डॉक्टर साहब, सन 2007 में साई मेडिसिटी का सफ़र शुरू हुआ, और आज जब मैं इस अस्पताल में डिपार्टमेंट्स की सूची देखता हूँ तो वो मुझे बहुत ही विविधीकृत दिखाई देती हैं, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं। इन सर्जरीज़ को मुकम्मल करने के लिए कैसे संसाधनों की ज़रूरत है, और मैंने सुना है कि अभी हाल में ही आपने एक मरीज़ की महज 12 घंटों में 6 सर्जरीज़ मुकम्मल की हैं। मैं पहले भी बताया, मैं बिजी इसलिए हूँ कि लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और जो सर्जरी हमें मिलती है वो भी दैविक कृपा है। लोग आते हैं हमसे सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये हम लोगों की मेहनत और दिन रात हम लोगों को लगा रहना पड़ता है। गैस्ट्रो गायनी का यूरो का काम तो हम लोग देखते हैं, बाकी लोग ऑन कॉल हैं जो वो लोग काम देखते हैं, प्लस हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं, प्लस एक बहुत अच्छे स्टाफ की हम लोगों की टीम है जो इसको मैनेज करती है। और ये सारी चीज़ें मैं कह लूँ एक नटशेल तो ये बगैर दैविक कृपा के ये संभव नहीं है। इतने छोटे से आके इतना बड़े चीज़ों को मैनेज कर लेना, और जो भी सर्जरी है किसी दिन 6 हो, किसी दिन 10 हो, किसी दिन 3 हो, किसी दिन 2 हो, मैं ये मानता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद है। और हमारी जो सर्जरी सफल होती है या असफल होती है, इसमें मैं एक माध्यम हूँ। भगवान ही काम करते हैं इसका, भगवान ही सब अच्छा करते हैं, भगवान ही जो है जो भी चाहे जो किस्मत में है, मेहनत करना हमारा काम है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, आई बिलीव इन माई रिलीजन, सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। मेरा ये मेहनत भगवान ही हमसे कराते हैं, और मेरे को तनिक भी ये कहने में गुरेज नहीं है कि मेरा कोई योगदान नहीं है। ये योगदान है भगवान का। भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, एक जगह से उठा के हमको यहाँ लाए, और आज भी उस जगह से जो मेरी प्रेम है, कल भी मैं जाऊँगा वहाँ पे। कल भगवान की छठ मनाई जाएगी तो मैं जाऊँगा अपने मंदिर में, गांव में, यहाँ से 120 किलोमीटर मेरा गांव है। तो सारी चीज़ें ये दैविक कृपा है, और हमसे मेहनत भी वही कराते हैं और रिजल्ट भी वही देते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कल के ऑपरेशन बहुत कठिन थे, तो उसमें कभी जब हम उम्मीद करके ये जाते हैं कि बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें ऐसा माहौल बन जाता है कि वो बहुत ईजिली काम हो जाता है। किसी दिन ये समझ के जाएं कि आज तो बहुत ईजी है, ठीक हो जाएगा, तो उस दिन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो भगवान ये चाहते हैं कि आप घमंड न करें और अपने अलावा उनके ऊपर भी भरोसा करें, और तभी ये जीवन चलता है। जो किसी उसमें आ जाते हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड में आ जाते हैं, तो उनके लिए अगले दिन गड्ढे निर्धारित हो जाते हैं।
तो मैं वो चीज़ें अपने अंदर से उतार के रखता हूँ और यही मेरे काम करने का तरीका है। और भगवान उस हमको वहाँ से यहाँ लाए, ये हमारे उनके मार्गदर्शन पे हमने काम किया। हमारे जो गार्जियन थे, हमारे जो ग्रेट पेरेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी गार्जियनशिप है, जिससे जो है हम लोग आज यहाँ पर इतने अच्छे से काम कर ले रहे हैं। आपने सर्जरीज के हवाले से एक बहुत ही अच्छा नज़रिया पेश किया। इसमें आपने काया पलट के तत्व, एलिमेंट ऑफ मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ दैवीय कृपा यानी कि डिवाइन ग्रेस, डिवाइन इंटरवेंशन का भी जिक्र किया। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इन सर्जरीज को और इनमें अपनी विशेषज्ञता को और भी विस्तार से परिभाषित कर सकते हैं? शरीर के हर सिस्टम के अनुसार सर्जरी डिजाइन की गई और उसी के अनुसार जब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया उसका डिपार्टमेंट बनता गया। हमने जो एमएस किया वो जनरल सर्जरी में किया, फिर आगे चल के मैंने अपने आप को ट्रेंड किया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अलावा जो रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं उसमें जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये ERCP, ये मान के चलिए कि हमने अपने को एक गैस्ट्रो के काम में अपने को ट्रेन किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय जनरल सर्जरी। सो आई डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम कोयम्बटूर एंड चेन्नई in laparoscopic surgery, as well as some diploma and degree for this endoscopy and colonoscopy. So I developed myself as a GI surgeon, and I'm doing the surgery which are related to gastrosurgery. And apart from this, being a laparoscopic surgeon, I'm doing some urology also, laparoscopic urology. And apart from this, apart from my surgery, if other department surgery, there are certain doctors who are performing the surgery, like oncosurgery. There is a good surgeon and he used to come for this oncosurgery. Same happens for neurosurgery, same happens for orthosurgery. And I have, rather my hospital have facility of gynae also. So my wife is taking care of gynecology. And in nutshell, I am taking care of gastro and urosurgery. Apart from this, other surgeries are being taken by on-call consultants. Even cardiac consultants are here, even orthopedic consultants are here, neurosurgery consultants, neurophysician. Every department exists here and it is in well condition. क्या आप हमारे दर्शकों के लिए एंडोक्रिनोलॉजी का संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं? Endocrinology department basically covers hormone related issues inside the body, and it is being taken by endocrinologists. कार्डियोलॉजी और उसके उपचार के बारे में संक्षेप में बताएं। Cardiology covers the problem related to heart, whether there is a BP problem, pulse problem, or other like heart failure problem, heart attack problem. So, and this is being taken by cardiologist. आपने अभी बताया कि आपकी विशेषज्ञता गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में है। कृपया इसे भी संक्षिप्त रूप में परिभाषित करें। We are covering gastroenterology as a part of medicine and as a part of surgery also. Myself taking care of problem related with surgery for GI system. GI system includes from mouth to anus, any problem related to that in digestive system. And it covers a lot, right from esophagus, stomach, pancreas, duodenum, and gallbladder. Nowadays, gallbladder surgery is very common for gallbladder stone. So we are doing that in laparoscopic way. We are doing CBD stone in a laparoscopic way. And for diagnosis, we are using endoscopes and colonoscopes. For therapeutic, we are also doing endoscopically as well as laparoscopically. We are doing ERCP also. So in nutshell, we have every facility related to GI system. Because my prime concern is GI system, gastrointestinal system. So we are having a good setup for that, and we are giving a very nice treatment, and people are being cured. मौजूदा वक्त में मोटापा एक बढ़ती हुई समस्या है। इसके इलाज और नियंत्रण को लेकर आपकी क्या राय है? See, obesity is a very, it is a pandemic. People are not very cautious regarding their physique, but yes, obesity is a very dangerous situation in India, and there are many treatments. We are giving surgical treatments in the form of laparoscopic sleeve gastrectomy and gastroenteric bypass and some endoscopic treatment.
last year we have given 4 to 5 patients the endoscopic band therapy, and they are all well satisfied from this treatment. So we are giving endoscopic treatment, endoscopic band therapy, endoscopic sleeve gastroplasty, and other laparoscopic procedures also. So we are dealing with obesity in a very nice way. डॉक्टर साहब, 20वीं सदी की पहचान इम्यूनोलॉजिकल एज की सूरत में होती है, जिसका उपचार एंटीबायोटिक्स की खोज ने किया। 21वीं सदी को रोग विज्ञान सिद्धांत न्यूरोलॉजिकल एज कहकर परिभाषित करता है, जहां पर डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर BPD और बर्नआउट सिंड्रोम रोग विज्ञान के परिदृश्य को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स के सिद्धांत का मूल एक बाहरी आक्रमण से बचाव रहा है, उपचार उन बीमारियों का जो हमारे शरीर पर बाहर से प्रहार करती हैं। मिसाल के तौर पर प्लेग, मलेरिया, डेंगू और TB। लेकिन न्यूरोलॉजिकल एज के विकारों का तथाकथित तौर पर कोई बाहरी स्रोत नहीं है और इनकी तीव्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोग विज्ञान के पास इम्यूनोलॉजी और न्यूरोलॉजी से जुड़ी इन बीमारियों के दोहरे प्रहार से रक्षण का क्या उपचार है और उनमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं? See, best way to make you happy is your satisfaction. And when you start screening of people, 99.99% won't be satisfied with the present situation. So, for getting satisfaction, if he is educated, he will wander here and there to get some walk or some whatever he or she wants for their satisfaction. This is the basic reason what I feel for cardiology related and neurology related problems. In general, people who want to seek or seeking their jobs like things, or want to upgrade their family, and they are not satisfied with if they have rural background, they are not satisfied. If they are urban background, they are not satisfied. They want to, if they are national, they want to make it multinational. So this is the evolution of development, and that related to these problems. All the time you are busy on phone, so there will be neural exhaustion. All the time you are busy on the phone related to stress and all, so there will be a cardiology problem. Same related to urology, same related to kidney and all. I think कि अगर भाग दौड़ आपकी थोड़ी सी कम हो, सोच बहुत ज़्यादा ना हो, माँ बाप क्या सिखाते हैं कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बनना, बड़ा आदमी कहाँ से बन जाना, तो काम करो, मेहनत करो, ठीक है, काम करो, मेहनत करो, उसके बाद उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट ना आना, तो ये सब चीज़ें शुरू से होती हैं जिसको बाद में वो मैनिफेस्ट होता है। हमने बचपन में कितना टेंशन लिया होगा ये हमें पता नहीं। हमें ऊपर से एक ही आदेश था कि पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, फिर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम तुमको प्राइवेट में पढ़ा पाए, तो गवर्नमेंट से ही पढ़ना है, तो गवर्नमेंट्स में आपको सीट कितनी मिलनी है, अब सीट मिलनी है तो सीट अच्छी मिली कि नहीं मिली, तो ये सब चीज़ें उससे टेंशन डेवलप होता है और अंत में आते आते इन चीज़ों पे मैनिफेस्ट हो जाता है कि आपको न्यूरल प्रॉब्लम हो गई, कि कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम हो गई। सपोज एट दिस स्टेज आई एम टेकिंग 2 मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, तो वाई आई एम डेवलपिंग हाइपरटेंशन, बिकॉज सी माई वर्क स्टाइल एंड ऑल, सो आई एम अर्निंग समवेयर एंड पेइंग समवेयर। तो ये सिचुएशन है, इसके लिए 3 जनरेशन इन को मैं मानता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल है। एक हमारी पेरेंट वाली रिलेशन और एक हमारी जनरेशन, सॉरी रिलेशन कह रहे हैं, पेरेंट जनरेशन, माई जनरेशन एंड माई नेक्स्ट जनरेशन। जो भी हमारे ऊपर बीत रहा है उसका इफेक्ट मेरे अगले जनरेशन पे भी आएगा। 2 चीज़ें वो सीख सकता है, एक कि वो दिन भर काम करते हैं मेरे पापा और हमको भी वो काम करना है। दूसरा ये कि हमारे पापा इतना टेंशन में क्यों रहते हैं, क्या कारण है। अच्छा, तीसरा ये भी हो सकता है कि दिन भर काम करते हैं तो हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस किस लेवल से वो बच्चा ले रहा है और उसके ऊपर क्या बीत रहा है, आगे किस तरह मैनिफेस्ट होगा, इन चीज़ों पे हमारा ना ध्यान है, ना आपका ध्यान है, किसी का ध्यान नहीं है। हम लोग सबका ध्यान है कि जो हम लोग चाहें वो मिल जाए। उसके लिए भले ही हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है वो नेस्तनाबूद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको मिलना चाहिए। ये रीज़न जो है बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आपको बताऊँ कि
I started studying in open ground. There were no facility, roof and all. I used to sit on earthy ground, and our classes are held in open air. So from there I came to this position. In between, how much amount of tension I felt, nobody वो उम्मीद नहीं कर सकता. जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ था तो आई डिडंट गेट एडमिशन बिकॉज ऑफ आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड बाई द इंस्टीट्यूशन, जो वो संस्था जो वो MBBS का एग्ज़ाम कराई थी. सो क्या करना पड़ा मेरे को, हाई कोर्ट केस करना पड़ा. अब हाई कोर्ट केस से मेरा ऑर्डर आया कि जहाँ खाली हो वहाँ इनका एडमिशन लिया जाए. अब वो 3 महीने मेरे कैसे बीते. अब वो मेरी उम्र थी उस वक्त 18-19 साल, तो उसका जो टेंशन होगा कहीं ना कहीं तो मेरे शरीर से मैनिफेस्ट होगा. उसके बाद जब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ तो जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो ये कहा गया कि आपकी जो है काउंसलिंग रद्द की जा रही है, क्योंकि अभी सीट में कुछ कम्युनिटी के लोग केस किए हुए हैं कि हमको उतना नहीं मिल रहा. बहरहाल उसके बाद फिर जब वो ऑर्डर आया फिर एडमिशन कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी ने कह दिया कि वो कॉलेज जो है उसमें टीचर की कमी है. तो ये सब टेंशन एक मतलब वो क्या बोलते हैं नए बच्चे पे आएगा तो वो कैसे लेगा उसको. जैसे आप अपनी लाइफ रखे हुए हैं, फ्रॉम हियर टू देयर यू आर वॉकिंग एंड टेकिंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल. सो आपको कितनी समस्याएं आएंगी, टेंशन होगा. सपोज कीजिए किसी गाड़ी पे आप चढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो गाड़ी 4 घंटे लेट हो गई, तो 4 घंटे लेट हो गई तो आप मस्ती नहीं करेंगे, आप इरिटेट होंगे कि पता नहीं हम आ गए, कितना काम छोड़ के इरिटेट हो रहे हैं ये. तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है शरीर पे. और हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो मॉन्क वाली ट्रेनिंग नहीं है, वो हम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है वो गृहस्थ आश्रम वाली ट्रेनिंग होती है, जिसमें केवल टेंशन है. इसके चलते ये रूप देखने को मिलता है. हाइपरटेंशन ये पैंडेमिक का फॉर्म ले रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, अर्ली डिमेंशिया. अभी आप देखिए, आप इतना काम करते हैं 2 मिनट पहले की बात भूल जाते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं, जिसको हम और आप ध्यान नहीं देते. हम लोगों को केवल मोदी का वो दिखता है और अमेरिका का बाइडेन का वो दिखता है, शान शौकत दिखती है हम लोगों को. और क्यों न दिखे, ह्यूमन है, बंदर से बने हैं मनुष्य, तो मनुष्य से भी कुछ और ऊपर की अगर जनरेशन आ जाए तो उसको हम लोग लेना चाहेंगे. आपने अभी फरमाया कि मानसिक विकारों के लिए 3 पीढ़ियां जिम्मेदार होती हैं, पिछली, हमारी और आने वाली पीढ़ी. हमारी पीढ़ी को ये सिखाया गया है कि समाज में सफलता 80% हमारे संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करती है. आपने अपने अनुभवों को भी अभी साझा किया, जहां पर आप संघर्ष करते हुए हर तरह के लोगों से मिल रहे थे, और यकीनन इन मुलाकातों के दौरान आप तनाव और डिप्रेशन से भी गुजरे होंगे. क्या अत्यधिक संप्रेषण, एक्सेसिव कम्युनिकेशन, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? क्या मुख्तलिफ लोगों से मिलना हमारे लिए संक्रामक साबित हो सकता है? आई एम टेलिंग यू द फैक्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर साइड एंड माई साइड. आप मैन मेड चीज़ों से डील करते हैं, कैमरा से डील कर रहे हैं, मैन मेड है. हम किन चीज़ों से डील कर रहे हैं, जो भगवान के बनाई गई है. एक शरीर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि आपका लीवर राइट साइड मेरा लेफ्ट साइड, ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है. और ये सच्चाई है कि जन्म है तो मृत्यु भी है. अच्छा, उसके बीच में अगर कुछ आता है तो हम लोग हैं. तो उन चीज़ों की गारंटी हम लोग कैसे दे सकते हैं जिन पे हम एक माध्यम है और मॉनिटर कहीं और है. तो उस वक़्त जो है हम लोग भी बहुत टेंशन में रहते हैं. हमसे मरीज पूछते हैं, सिंपल सी चीज़ रहती है कि डॉक्टर साहब मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा. तो मैं कहता हूँ कि हु एम आई टू गिव यू गारंटी. अगर मेरे पास गारंटी का ही रहता तो आई शुड सिट ऑन श्मशान घाट हैविंग स्टैम्प, यू ब्रिंग डेड बॉडी एंड आई विल गिव द स्टैम्प एंड योर बॉडी विल गेट अ लाइफ. तो ये डॉक्टर की जो लाइफ होती है ये बहुत ही मतलब 32 दांत के बीच में एक जीभ कह लीजिए. थोड़ी सी इधर उधर हुई तो जीभ कट गई. लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन जब आप मरीज बन के आएंगे तो इन चीज़ों का एहसास आपको नहीं होगा. आप इतने इम्पल्सिव रहेंगे कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए. तो बीइंग अ मीडिया मैन, आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है लोगों को ये एहसास दिलाए कि ये सब चीज़ एक प्रोसेस है जिसको आदमी हैंडल करता है अपने टेक्निक और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर यही सब सफल हो जाता तो डेथ रेट 0 हो जाती. लेकिन
ये कभी डेथ रेट 0 नहीं हो सकती जब तक ये सृष्टि चल रही है। तो मेरा योगदान उसमें जो है एक माध्यम है जिसमें जो है हम जो भी हमको साइंस जहाँ तक ले आया है उसमें हम काम करते हैं और उसको हम फलीभूत करते हैं। लेकिन 100% अगर नेगेटिव चीज़ के लिए हम ही जिम्मेवार है या पॉजिटिव चीज़ के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, ये ऐसा नहीं है। और इससे जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसी से जो है टेंशन होता है। सपोज यू कम एज ए पेशेंट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग relief or you are getting day by day you are becoming serious, so you will target me. He is not doing good things for me and how can I survive and all. Yeah, there are certain guidelines. अब वो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। आपकी भी गाइडलाइंस होगी, मीडिया की गाइडलाइंस होंगी, कैमरे की गाइडलाइंस होंगी, जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाया है। उसी तरह कुछ हम लोगों की साइंस ने हम लोगों को गाइडलाइंस दिया और भगवान ने ये भी गाइडलाइंस दिया। अब भगवान का गाइडलाइन ये है कि अपने धर्म के बनाए रास्ते पर रहिए और जो उनका डिसीजन है उनको एक्सेप्ट करिए। बीच में हम क्या हैं, हम कुछ अगर दर्द आपका कम कर पाए तो वही मेरी साइंस का परिणाम। जैसे आपने हमारा इंटरव्यू लिया, आपने इतने कैमरे लगाए मेरे सामने, जो साइंस ने इतने बड़े बड़े, हर दिन इसका अपग्रेडेशन होता है। आज ये पिक्सल का, कल वो पिक्सल का, कल आज इसमें ये क्वालिटी है तो कल उसमें वो क्वालिटी है। तो ऐसे ही साइंस भी अपग्रेड करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन अभी साइंस उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पे जो है किसी के जो प्रोसेस है उसको रोक दे। तो ये चीज़ों का जो है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी, एवरीवन शुड नो एंड कन्वे अ मैसेज कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज सी वी आर डॉक्टर्स, वी आर वर्किंग इन अ वेरी एडवर्स सिचुएशंस, वी डोंट एवर केयर ऑफ आवर फैमिलीज, स्टिल वी आर गेटिंग threatening and misbehavior and all. This is not good for society, and this creates tension. And you know, whenever you search data of surgeons, life expectancy and quality life of surgeons are little bit in bad aspects. So we should, I'm talking in a very serious way. All the people should understand while seeing my interview and all, we are not responsible for everything.